हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेज टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आपका रीड का एग्ज़ाम हो चुका है एंड आई होप कि आप सब ने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। एंड आज हम करेंगे आंसर की जो लेवल फर्स्ट है ना, उसके हम सीडीपी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। जो रीड का जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी जो हुआ, उसकी आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थियोरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बेंडूरा इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी, कॉग्निटिव थियोरी, इनसाइट लर्निंग या सोशल लर्निंग थियोरी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना, वो है सोशल लर्निंग थियोरी। ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स आर प्रपोज्ड बाय रेमंड कैटल। फ्रेंड्स, मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ है पर्सनैलिटी का, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो इसका आंसर आप इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे, करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16 पीएफ करके मैंने बताया था ना। 16 पीएफ, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए गए हैं रेमंड कैटल के द्वारा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। ये मोटिवेशन का टॉपिक है एंड थियोरी ऑफ मोटिवेशन में मैंने करवाई हुई है कि हायरार्की ऑफ नीड्स जो अब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई थी, उसमें पूछा गया है, इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है, नॉट पूछा हुआ है। तो वो आपको बता, देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स तो है, लव एंड बिलोंगिंगनेस भी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है। कौन सा नहीं है, वो है इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, टू अपोजिंग डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। यानी एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना। ठीक है, एक ही टाइम पे दो अपोजिट डिजायर्स आ रहे हैं, दो अपोजिट इच्छाएं आ रही हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, इन्हें द्वंद्व कहते हैं, ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस इज एसोसिएटेड विद स्टेफन कोरे। ठीक है, तो देखो ये जो स्टेफन कोरे है ना, उन्होंने कौन से रिसर्च के ऊपर काम किया था वो बताना है हमें। तो वो है एक्शन रिसर्च। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एक्शन रिसर्च। देखो फ्रेंड्स, ये लेवल फर्स्ट जो है ना, उसका डिस्कशन हो रहा है, उसकी आंसर की आई हुई है। ओके, एंड अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो अभी जो आंसर्स हैं इन्हीं को मानकर चलेंगे। ऑफिशियल आंसर की आएगी तब उनके साथ आप मैच कर लेना अपने आंसर्स। ओके, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन। ये जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ना, वो किस टाइप के बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जाता है वो बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये तो ज्यादातर हर एक बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो जिन बच्चों पे अप्लाई किया जाता है ना, वो होते हैं स्लो लर्नर। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग उन्हीं पे ज्यादा अप्लाई की जाती है। पहले उनकी प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, फिर उनको ठीक करके, मतलब उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके, अदर ऑप्शंस देकर उनकी वो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व आउट किया जाता है। तो वो कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो वो किस बच्चों पे ज्यादा, मोस्टली किस बच्चों पे अप्लाई की जाती है, वो होते हैं स्लो लर्नर्स, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट वन, प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। ठीक है, प्लेवे मेथड जो है ना, किंडरगार्टन, ठीक है, फ्रॉबेल ने दी थी, ये सब जो है ना, मैंने ये सब करवाया हुआ है। ओके, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है वो बताना है। प्लेवे मेथड जो खेलकूद विधि होती है, वो किसके ऊपर, किस सिद्धांत पर आधारित है। थियरीज ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग नहीं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर ज्यादातर बेस्ड रहती है ये प्लेवे मेथड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, Who was the chairman of National Steering Committee on NCF 2005? देखो फ्रेंड्स, मैंने ये टॉपिक बहुत डिटेल में करवाया हुआ था, बहुत ही ब्रीफ, मतलब बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। NCF 2005 का अलग से एक सेशन लिया हुआ था मैंने,
तो वो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर इजीली पता लग गया होगा। इसका आंसर क्या है, कौन है चेयरमैन, कौन है इसका चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 का कौन था चेयरमैन, तो हाँ वो था प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, इसका पिक्चर भी दिखाया था मैंने, जो एनसीएफ 2005 सेशन मैंने लिया था ना, उसमें मैंने पिक्चर भी बताया हुआ है कि ये प्रोफेसर यशपाल हैं। ठीक है, पिक्चर भी दिखाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट वन, आरटी एक्ट 2009 इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। तो देखो ये आरटी एक्ट का भी जो है टॉपिक, ये भी मैंने सेशन अलग से लिया हुआ है। ये जो एक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं ना, एक्ट्स हैं, देन एनसीएफ के क्वेश्चंस हैं, ये सब आते ही आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ना, उनके मैंने सेशन जरूर लिए हुए हैं, डिटेल्ड में लिए हुए हैं। ठीक है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो अभी अगर आप कोई और फर्दर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सभी सेशंस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके, फर्दर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप देख लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लो, क्या बता रहा है, क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि आरटी एक्ट 2009 में कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए बताया गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कौन से एज ग्रुप, तो ये नॉर्मल एज ग्रुप पूछा है, तो क्या होगा 6 to 14 ईयर्स। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने जो लिया था ना एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन सेशन लिया था, वो मैंने एक्ट और इन सब के बेस्ड पे ही लिया था वो सेशन, क्योंकि जो कंटेंट वाले क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन ये जो एक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कभी थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, बीच में स्किप हो जाता है, तो ये पढ़ना, रिवाइज करना ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एग्जाम से पहले। तो मैंने क्विक रिवीजन सेशन लिया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ओके, नॉर्मल एज ग्रुप पूछा जाए, नॉर्मल बच्चों का पूछा जाए तो 6 to 14 ईयर्स, एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन का पूछा जाए तो 6 to 18 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर तो नॉर्मल एज ग्रुप पूछ रखा है, तो 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट वन, Which of the following is not a physiological motive? नोट पूछा है, फिजियोलॉजिकल दैहिक अभिप्रेरक बताना, दैहिक अभिप्रेरक कौन से होते हैं, हंगर, स्लीप, थ्रस्ट, रेस्ट, ये सब होता है ना, मैंने मोटिवेशन टॉपिक कराया था तब बताया थे। ठीक है, उसमें है थियरीज ऑफ मोटिवेशन करवाए थे, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है ये सब कुछ। तो नोट पूछा है इन्होंने, नोट क्या है, कौन सा नहीं है वो बताना है हमें, तो अचीवमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन। ये जो फिजियोलॉजिकल टीचिंग लर्निंग है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये बताना है आपको। तो देखो ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, ये होती है टीचिंग स्टाइल पे। ओके, ये होता है टीचिंग स्टाइल पे। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड, मीन्स डाउट है इसमें, आप स्टार मार्क कर लेना, ऑफिशियल आंसर की आएगी तब उसमें मैच कर लेना। अभी के लिए ऑप्शन ए टीचिंग स्टाइल को ही करेक्ट आंसर मान के चलेंगे, फिर भी ऑफिशियल आंसर की से आप मैच कर लेना। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009, देखो फ्रेंड्स, देखा ना आपने, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें ये एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना ये टॉपिक समझना। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्विक रिवीजन में करवाया हुआ, तो देखो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009, द प्यूपिल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल, तो मैंने बताया था अगर प्राइमरी स्कूल पूछा जाए तो रेशियो होगा क्या, कौन सा होगा प्यूपिल टीचर रेशियो, 30:1 प्राइमरी स्कूल के लिए, एंड अगर एलिमेंट्री स्कूल का पूछते हैं तो 35:1। ये मैंने करवाया हुआ है, क्विक रिवीजन जो सेशन लिया था मैंने उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो ऑप्शन डी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल पूछा है तो 30:1। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं ना, हाफ ईयरली बोल दो, तो ये किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। क्रिएटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो देखो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समेटिव असेसमेंट। ओके, जो ये हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं ना, ये
किस टाइप का एग्जाम्पल है ये, किसमें इंक्लूड करते हैं, ये होता है सुमेटिव असेसमेंट, इन्हें सुमेटिव असेसमेंट माना जाता है। नेक्स्ट वन, विच डिजीज इज हेरिडिटरी, हेरिडिटरी बताना है, कौन सा डिजीज हेरिडिटरी है, एडीएचडी, फिनाइलकीटोन्यूरिया या पार्किंसंस या एचआईवी एड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनाइलकीटोन्यूरिया। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, ये पर्सनैलिटी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पूछा गया है, तो कौन सा है बताना है आपको, भाटिया बैटरी, रोशार्च इंक ब्लॉक टेस्ट जो था वो, या फिर WAIS, या फिर रेविन्स SPM, कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भाटिया बैटरी। ओके, नेक्स्ट वन, human development goes on for a lifetime although two people are not equal but the order of development remains same in normal children। मतलब क्या कह रहे हैं कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस्ड है वो बताना है, किस प्रिंसिपल के लिए बोला जा रहा है, क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, या प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो देखो, अगर सेंटेंस ठीक से पढ़ोगे ना तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि ये जो विकास है, मानव विकास है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, ठीक है, लाइफ टाइम चलता रहता है। हालांकि दो व्यक्ति कभी सेम नहीं होते बट जो उनका डेवलपमेंट का ऑर्डर होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब कि यूनिफॉर्म पैटर्न है, सेम है ना, यूनिफॉर्म समान प्रतिरूप का सिद्धांत होगा ये, ऑप्शन सी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, डिटेल में करवाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, काफी हेल्पफुल सेशन लिए हुए हैं मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स ज्यादा करवाए हुए हैं। नेक्स्ट वन, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, टीचिंग का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आए हो, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। ये टॉपिक भी करवा रखा है, जीन पियाजे, कोलबर्ग, सारे वाइगोस्की, सारे टॉपिक्स करवाए हुए मैंने, क्यों, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो सभी में आते हैं। फाइनल स्टेज पूछा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो कौन सा होगा फाइनल स्टेज, ऑप्शन बी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, तो लास्ट वन कौन सा हुआ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, कौन है, जेनेटिक्स मीन्स हेरिडिटी भी बोल देते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी भी पूछ लिया जाता है, क्या होगा, कौन थे, कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, इज अ ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन ए। Next one, who propounded the psychoanalytical theory of personality। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइकोएनालिटिकल, साइकोसेक्सुअल, ठीक है, ये बहुत से ऐसे नाम दिए गए हैं, किसने दी थी ये किसने पर्सनालिटी की थियोरी दे रखी है, ये साइकोएनालिटिकल थियोरी, ये सिगमंड फ्राइड ने दे रखी है। मैंने अलग से सेशन लिया हुआ है ना सिगमंड फ्राइड का, ईगो, सुपर ईगो, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिगमंड फ्रॉइड। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, साइको सीडीपी के देखोगे ना क्वेश्चंस आप, रीड पेपर 1 लेवल 1 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट, a 10-year-old child has a mental age of 12, then what would be his IQ। हाँ, ये मैं मानती हूँ, मैंने अभी तक इंटेलिजेंस का टॉपिक नहीं करवाया है, मैं जल्द ही करवा दूंगी। तो
ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस का, करवाऊंगी मैं, ठीक है, अलग से सेशन लूंगी। तो ये क्वेश्चन देख लो, आईक्यू कैसे मेजर होता है। आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आईक्यू इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ मेंटल एज क्या दे रखी है, 12 दे रखी है ना, ओके, एंड क्रोनिकल एज कितनी है, 10 ईयर्स है, इनटू 100 करोगे आप तो आंसर विल बी 120, मीन्स 120 उनका आईक्यू है, ओके। ये टॉपिक में डिटेल में मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग डिफरेंसेस। बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है ऐसा पूछा है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर कौन सा नहीं है, हेरिडिटेबिलिटी, इनेट टेम्परामेंट, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या फिजिकल हेल्थ। नहीं है पूछा है, नहीं है मीन्स हमको वो निकालना है जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। जो हेरिडिटी वाला है वो तो बायोलॉजिकल होगा, इनहेट मीन्स जन्मजात स्वभाव, ये भी बायोलॉजिकल हो गया ना, एंड अभिभावक बालक संबंध मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, ये बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं होता। फिजिकल हेल्थ तो बायोलॉजिकल ही हुआ, ठीक है। तो नॉट पूछा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो फ्रेंड्स, नॉट वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। हमें तो ये तो पता हो जाता है कि कौन से फीचर्स है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉपिक कुछ भी हो उसका हमें ये ध्यान रहता है क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पूछ लिया जाता है ना। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है बताना है वो, तो ये होता है ट्रिसोमी 21, ऑप्शन बी, ट्रिसोमी 21, ओके। नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रिफर्स टू। ये रिलायबिलिटी, ठीक है, वैलिडिटी, ये सब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जो कंसेप्ट होते हैं ना इनके, ये बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी किससे रिफर करता है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्पस ऑफ मेजरमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स या यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग। द आंसर जो है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, ओके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। ये पर्सनालिटी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इन्होंने पूछा, अब देखो प्रोजेक्टिव टेस्ट के एग्जाम्पल तो हमें आते होंगे, इन्होंने नॉट पूछ लिया है। नॉट मीन्स सेपरेट करना है हमें। ऑप्शन ए टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ड्रॉ अ मैन। तो ये सब क्या है, ये सब क्या प्रोजेक्टिव टेस्ट के एग्जाम्पल है। कौन सा नहीं है, एमएमपीआई, ओके। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एमएमपीआई प्रोजेक्टिव टेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट वन, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत इजी क्वेश्चन, ये इंटेलिजेंस का टॉपिक मैं मानती हूँ, मैंने अभी तक नहीं करवाया है लेकिन मैं करवाऊंगी आगे, ठीक है। श्योरिटी है इस बात की कि मैं ये करवाऊंगी ही करवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा आपने अभी देख लिए होंगे, 2 क्वेश्चंस आ गए इस इंटेलिजेंस टॉपिक से रिलेटेड, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, और ये वाला टॉपिक तो मैं जरूर कराने वाली हूँ इंटेलिजेंस का, ओके। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है दीदी हार्वर्ड गार्डनर ने। 8 टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया है, 8 टाइप्स, ओके, 8 टाइप्स के बारे में बताया है। ऑप्शन करेक्ट आंसर हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। देखो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा सीडीपी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एनसीएफ से रिलेटेड आ गए हैं, देखा होगा आपने। आरटी एक्ट से रिलेटेड आ गए, मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आ गए, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन क्या होगा, ठीक है, वो बताना है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, क्लासरूम लर्निंग, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग
या फिर कोर्स कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। देखो कोर्स से कोई लेना देना नहीं होता, क्लासरूम लर्निंग, ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ये कुछ मैटर नहीं करता, ये कोई गोल नहीं होता है। मेन गोल जो होता है मैथमेटिक्स एजुकेशन का वो ये होता है कि बालक के चिंतन का गणितीकरण करना है। ठीक है, वो कैसे किस तरह से सोचता है, मैथमेटिक्स को किस तरह से वो समझता है, वो आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड टू विच लर्निंग। ठीक है, ये जो लर्निंग होती है जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है, मीन्स रिवॉर्ड और पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट देके जो लर्निंग की जाती है वो किस टाइप की है, किस टाइप की लर्निंग मानते हैं? सोशल लर्निंग मीन्स सामाजिक सीखना, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, या क्लासिकल कंडीशनिंग या कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, उस तरह से वो फिर आगे आगे लर्निंग होती रहेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, मीन्स कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है पूछा है। पास्ट एक्सपीरियंस, ये तो ऑब्वियसली है क्योंकि जो पूर्व अनुभव से बच्चा सीखता है ना कुछ तो वो नई चीज लर्निंग होती है, नया कुछ सीखता ही है। रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन या आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी होगा क्योंकि तर्क करना सीखेगा ना, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, कुछ सोचेगा, कुछ पूछेगा, थिंकिंग आएगी सब। ठीक है, क्वेश्चंस पुट करेगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा डाउट है, अभी के लिए तो आप ऑप्शन बी मान के चलो, पर इसमें ना आप स्टार मार्क कर लेना, ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लेना इसको, क्योंकि इसमें चांसेस है मे बी ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन या फिर ऑप्शन सी इमेजिनेशन, इन दोनों में से मीन्स थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, बट अभी के लिए आप ऑप्शन बी मान के चलो रिफ्लेक्शन, फिर भी आप मैच कर लेना। ओके, नेक्स्ट वन, which tests are designed to measure the effects of specific program training। कौन सा टेस्ट है वो बताना है आपको, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट या क्रिएटिविटी। मीन्स किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए, ठीक है, मापन करना है आपको, ये बताना है। तो कौन सा टेस्ट होगा? ऑब्वियसली अचीवमेंट टेस्ट, मीन्स आप कहाँ तक पहुंचे, कितना आपने अचीव किया वो बताना है। ओके, ऑप्शन सी अचीवमेंट टेस्ट आएगा। नेक्स्ट वन, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट। मीन्स जो व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करते हैं, किस एज में बच्चा ऐसे प्रॉब्लम फेस करता है वो बताना है। ओल्ड एज, एडोलसेंस, चाइल्डहुड या इन्फेंसी। तो देखो फ्रेंड्स, जो एडोलसेंस एज होती है ना इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चा ये सोचता है, इंसान ये सोचता है कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जॉब करनी है, करियर की टेंशन बोलते हैं ना, इसमें करियर वाली टेंशन आ जाती है कि क्या बनना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये एडोलसेंस पीरियड की बात होती है। ठीक है, इसमें एडोलसेंस स्टेज में होता है ये। तो देखो फ्रेंड्स, ये है आज का, यही था, जितने आंसर की मैंने बता दी हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे हम, एक आध क्वेश्चंस हैं जो डिफर हो रहे हैं तो आप मैच कर लेना। ठीक है, हो सकते हैं ऐसे डिफर, ऑफिशियल आंसर की ही मानी जाती है। ठीक है, आपके जो स्कोरिंग मार्क्स होंगे वो उसी को मान के चलेंगे, ऑफिशियल आंसर की से आप कंपेयर करोगे तभी वही माने जाएंगे आंसर्स आपके। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेम वे आज हमने लेवल 1 पेपर 1 को डिस्कस किया है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं लेवल 2 पेपर 2 जो हुआ था रीड का, पेपर 2 में जो सीडीपी सेक्शन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी रीड का एग्जाम देकर आए हैं उन तक ये आंसर्स पहुंचाइए ताकि वो अपने आंसर्स मैच कर सके एंड पता लगा सके कितना उनका स्कोर हुआ है।
ओके अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, वो ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।